Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 5 of Managerial Economics, that is production analysis. So in production analysis जो topics हम cover करेंगे वो है हमारे introduction of production analysis, meaning of production and production function and cost of production. So before going to the meaning of production and production function, let us first discuss the introduction part. सो जो बेसिकली एक बिजनेस फर्म होती है वो एक इकोनॉमिक यूनिट होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन यूनिट. उस इकोनॉमिक यूनिट को हम प्रोडक्शन यूनिट भी कहते हैं. प्रोडक्शन क्या है? इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अ फर्म. प्रोडक्शन जो है क्या है, एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हमारी फर्म की. इन द सर्कल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर हम अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी का पूरा सर्कल देखते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं हम, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हमारे सर्कल की. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रोडक्शन का वो क्या है? सेटिस्फाई करना डिमांड को फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ दी कम्युनिटी से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड्स आ रही है उनको सेटिस्फाई करना. Now what is production and production function? So meaning क्या है production का? Production जो concept है production का, that can be represented in the following manner. Production का जो concept है हम इस तरीके से दिखा सकते हैं. Production means, production का मतलब क्या है? Transformation of physical input into physical output. Physical input करके फिजिकली कुछ इनपुट देकर फिजिकल आउटपुट उसका मिल जाता है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोडक्शन. उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना फिजिकल इनपुट का फिजिकल आउटपुट में. जो बेसिकली हम यहाँ पे देखें, जैसे एंट्री हुई हमारी नए फर्म्स, एंट्री इनटू फर्म्स हुई हमारी, फिर हमने इनपुट लिया. इनपुट जैसे हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमारे इनपुट है, ये सब फिजिकल इनपुट है हमारे. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो के आउटपुट में हमें फिनिश प्रोडक्ट मिल गई, ये भी हमारा एक फिजिकल आउटपुट है. एंड देन वी एग्जिट ऑफ फर्म्स. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. नाउ जो टर्म है हमारी इनपुट, ये रेफर करती है वो सब थिंग्स इसमें आती हैं जो रिक्वायर्ड होती है फर्म को प्रोड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे कि हमने डिस्कस किया लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. इन 4 फैक्टर्स के अलावा जो हमारे पास दूसरे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं. जैसे रॉ मटेरियल अलग अलग तरीके के, पावर, फ्यूल, वाटर, टेक्नोलॉजी, टाइम, सर्विसेज. जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग है, मार्केटिंग है, बैंकिंग है, शिपिंग है, इंश्योरेंस है. ये सब भी इसमें इंक्लूड होती हैं. इसमें हमारी एबिलिटीज़, हमारे टैलेंट्स, हमारी कैपेसिटी, हमारी नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब भी इंक्लूड होता है. दस जो टर्म है हमारी इनपुट की, बहुत ही वाइडर मीनिंग है उसका इकोनॉमिक्स में. सो व्हेन व्हाट वी गेट एट द एंड ऑफ द प्रोडक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड एज आउटपुट. और जब हम इन सब इनपुट को देते हैं तो हमें क्या मिलता है? इन शॉर्ट आउटपुट्स, that refer to the finished products. So now we'll come to the production function की अगर हम बात करें, जो एंटायर थ्योरी है हमारी प्रोडक्शन की, सेंटर अराउंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के अराउंड घूमती रहती है. तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक्सप्रेस करता है टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग रिलेशनशिप बिटवीन उसकी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन बाय अ फर्म. में जितनी फिजिकल क्वांटिटी उसने इनपुट की लगाई है और उससे कितना फिजिकल आउटपुट उसे मिला है, वही जो उन दोनों की भी रिलेशनशिप है, यही हमें प्रोडक्शन फंक्शन से पता चलता है. सो it specify a flow of output resulting from a flow of input during a specified period of time. तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. एक टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है प्रोडक्शन फंक्शन, एक ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है, या एक इक्वेशन भी के फॉर्म में भी हो सकता है, जो स्पेसिफाई करती है मैक्सिमम आउटपुट रेट एक गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट जब हम यूज़ करते हैं, राइट. तो सिंस इट रिलेट्स टू इनपुट टू आउटपुट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट रिलेशन. क्योंकि हम इसमें देखते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट का रिलेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जितना इनपुट हम कितना इनपुट दें और उससे मैक्सिमम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, इसलिए इसको इनपुट आउटपुट रिलेशन भी कहते हैं. तो प्रोडक्शन जो है वो प्योरली फिजिकल होती है इन नेचर,
and is determined by the quantum of technology, availability of equipments, labor, raw material and so on employed by the firm. अब जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल और इक्वेशन. एक मैथमेटिकल फॉर्म में और इक्वेशन की फॉर्म में हम प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एज क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, एल एन के एक्सेट्रा. जहाँ पे क्यू तो हमारी है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो हमारा निकला है पर यूनिट ऑफ टाइम, और एल एन के है हमारे वेरियस फैक्टर्स जैसे हमारी लैंड है, हमारे कैपिटल है, हमारे लेबर है. सो विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इनपुट्स. द रेट ऑफ आउटपुट क्यू इज दस अ फंक्शन ऑफ फैक्टर इनपुट एल एन के एक्सेट्रा एम्प्लॉयड बाय द फर्म पर यूनिट ऑफ टाइम. नाउ प्रोडक्शन फंक्शन जो है बेसिकली ये दिखा रहा है हमें प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन जो दिखा रहा है जो हमने अभी डिस्कस की है. Q इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एल एंड एल ए, दैट इज़ क्वांटिटी. जो आउटपुट हमें मिल रही है वो फंक्शन है हमारी कैपिटल का, हमारे लेबर का और हमारी लैंड का, राइट. सो ये Q इज़ फॉर आउटपुट जो दिखाया गया, और ये इनपुट्स है हमारे के कैपिटल, लैंड एंड लेबर. नाउ प्रोडक्शन फंक्शन में जो नाउ विल डिस्कस प्रोडक्शन फंक्शन की जो हमारी थ्योरी है हमारी फर्म की. तो इसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन में. नाउ अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन जो हमारे फैक्टर इनपुट हैं वो दो टाइप के होते हैं. जो इनपुट हम दे रहे हैं, एक तो फिक्स्ड इनपुट होते हैं और एक वेरिएबल इनपुट होते हैं. फिक्स्ड इनपुट क्या होते हैं? वो इनपुट होते हैं दोज फैक्टर्स द क्वांटिटी ऑफ विच रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. भाई जिनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, जिनका आउटपुट जितना भी निकाले फर्म, पर जो इनपुट की जो क्वांटिटी है फिक्स है. जैसे हमारी लैंड है, लैंड तो उतनी की उतनी रहेगी जितना मर्जी आउटपुट से हम निकाले, कम निकाले या ज़्यादा निकाले. बिल्डिंग है तो वैसे की उतनी रहेगी, मशीन है तो उतनी की उतनी रहेगी. फिक्स इनपुट है हमारा. फॉर दी मशीन इज़ फॉर शॉर्ट रन, राइट. लॉन्ग रन में तो हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट. देन हमारे पास वेरिएबल इनपुट्स कौन से होते हैं? वेरिएबल वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी वेरी करती रहती है इन दी लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय दी फर्म. जैसे हमारे रॉ मटेरियल है, ज़्यादा रॉ मटेरियल डालेंगे, ज़्यादा इनपुट डालेंगे तो आउटपुट का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा. फ्यूल वगैरह ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा. वो है हमारे वेरिएबल इनपुट. अब कह रहे हैं जो डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच में, होल्ड गुड ओनली इन शॉर्ट रन. दोनों के बीच में जो भी हम डिस्टिंक्शन लेके चल रहे हैं, फिक्स इनपुट और वेरिएबल इनपुट, वो दोनों हम शॉर्ट रन में लेके चल रहे हैं, छोटे टाइम पीरियड के लिए जब हम बात करते हैं. सो इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर इनपुट बिकम, और लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो सारे फैक्टर जो हमारे हैं इनपुट के वो हमारे वेरिएबल हो जाते हैं, राइट. तो शॉर्ट रन हम कह सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम होता है इन which only the variable factor can be varied, while fixed factor जैसे हमारे प्लांट्स, मशीनरी और टॉप मैनेजमेंट है वो कांस्टेंट रहते हैं. और लॉन्ग रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जहाँ पे जो हमारा जो प्रोड्यूसर हैव द एडिक्वेट टाइम टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन द फैक्टर कॉम्बिनेशन. तो मतलब कोई भी चेंजेस कर सकता है अपने फैक्टर कॉम्बिनेशन में, राइट. So it is assumed that change in any of the variable factor produces corresponding change in output. और ये assume करके चलता है लॉन्ग रन में कि कोई भी वेरिएबल फैक्टर में मतलब कोई भी चेंज आता है तो उसका जो आउटपुट है वो भी चेंज हो जाएगा. Then we have types of production function. Now we have short run production function and we have long run production function. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, हमारे जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और चेंज ओनली अ फ्यू वेरिएबल फैक्टर, सिर्फ कुछ ही वेरिएबल फैक्टर इनपुट जो है वो चेंज होते हैं. तो शॉर्ट रन में हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन आ जाते हैं. एक तो आ जाता है हमारा क्वांटिटीज़ जो है सारे इनपुट की, क्वांटिटीज ऑफ ऑल इनपुट्स बोथ फिक्स एंड वेरिएबल विल बी केप्ट कांस्टेंट एंड ओनली वन वेरिएबल इनपुट विल बी
वेरिड, मतलब सारे इनपुट्स जो क्वांटिटी है सब इनपुट्स की, फिक्स की भी वेरिएबल की, वो कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ एक वेरिएबल इनपुट जो होता है वो वेरी करता है. सो फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एंड द सेकेंड प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आता है वो है हमारा कि जो क्वांटिटी है सारे फैक्टर इनपुट की उनको कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ दो वेरिएबल फैक्टर जो है वो वैरिड होते हैं. तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं जैसे हमारे आइसोक्वेंट्स है या हमारे आइसोकर्व्स है, राइट. तो इसमें हमारे सिर्फ दो वेरिएबल इनपुट होते हैं, जैसे लेबर और कैपिटल हम लेके चलते हैं, राइट. फिर है हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के केस में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है विल वेरी द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर इनपुट, तो सारे फैक्टर इनपुट की क्वांटिटी को वेरी कर सकता है, बोथ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल इन द सेम प्रोपोर्शन. जैसे हमारे पास एग्जांपल है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, राइट. So each firm has its own production function which is determined by state of technology, managerial ability, organizational skills, right. If there are any improvement in them, the old production function is disturbed and a new one takes place. So it may be in the following manner. जैसे हमारी quantity of input है वो reduce हो जाएगी while the quantity of output may remain the same. input कम कर दिया, output की quantity same आ रही है. या क्या होगा, जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी जबकि क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो है वो सेम रहेगा, या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट. तो ये तीन तरीके से हो सकता है कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट होगी उसमें तो ओल्ड प्रोडक्शन फंक्शन जो डिस्टर्ब हो जाएगा और ऐसे नया वाला बन जाएगा. नाउ वी हैव the use of production function. So सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल इनपुट केस. जब इसके पास एक वेरिएबल इनपुट फैक्टर है तो प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होगा. तो इसमें हमने देखा कि हम इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनता है हमारा, राइट. सो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या होता है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. जब हम जो वेरिएबल फैक्टर है अगर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, एडिड टू फिक्स फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर में ऐड हो जाएगा, रिजल्ट इन अ लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और इट गिव्स टेक्निकल कंडीशन. तो प्रोडक्शन फंक्शन विद सो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन दो वेरिएबल इनपुट के साथ है वो उस पर हमारा आइसोक्वेंट्स और आइसोकॉस्ट का जो एग्जांपल हमने दिया है पहले भी. सो आइसोकोस्ट का इन्होंने यहाँ पे हमें एक कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाए हैं. सो बिफोर गोइंग टू दैट here we have the combinations of isoquants, right. So before going to this, let us first finish this law of variable proportion. So basically इस law को हम कैसे स्टेट करते हैं कि क्वांटिटी जो है हमारी डिफरेंट यूनिट की of only the factor input which is increased to a given quantity of fixed factor beyond a particular point, the marginal average and total output eventually decline. कह रहे कि जो अगर जो क्वांटिटी है हमारी डिफरेंट यूनिट्स की ऑफ दी ओनली वन फैक्टर इनपुट, सिर्फ एक ही फैक्टर इनपुट पे अगर हम अलग अलग क्वांटिटी देते हैं, अगर वो इंक्रीज हो रही है टू एक गिवन क्वांटिटी से और फिक्स फैक्टर से, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर जाकर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो जो हमारी मार्जिनल है, मार्जिनल आउटपुट है, हमारा एवरेज आउटपुट है, हमारा टोटल आउटपुट है, इवेंचुअली डिक्लाइन कर जाएगा. तो इसलिए जो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये नया नाम है किसका, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, राइट. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहैम, as the proportion of one factor in a combination of factor is increased after a point, first the marginal and then the average product of the factor will diminish. कह रहे कि जो proportion है हमारा एक फैक्टर का इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, दूसरे फैक्टर की कॉम्बिनेशन से वो इंक्रीज होता है एक पॉइंट के बाद. तो सब पहले मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट और फिर एवरेज प्रोडक्ट जो है फैक्टर का वो डिमिनिश हो जाएगा, राइट. सो द सेम आइडिया हैज़ बीन एक्सप्रेस बाय प्रोफेसर मार्शल इन द फॉलोइंग वर्ड्स.
and an increase in the quantity of variable factor added to fixed factor at the end result in a less than proportionate increase in the amount of product with given technical conditions. Now we'll discuss the, as we know what is we have some of the assumption of this law, the law of variable proportion. So only one variable factor unit is varied while all other factors should be kept constant. सिर्फ एक ही variable factor है जो वेरी करेगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है सारे फैक्टर इनपुट. तो डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो होगी होमोजीनियस होगी. टेक्निक होगी जो प्रोडक्शन है कांस्टेंट रहेगी. लॉ जो होगा विल होल्ड गुड फॉर शॉर्ट एंड गिवन पीरियड एंड देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर वेरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर इनपुट. नाउ अब हम देखेंगे कि टोटल आउटपुट क्या होता है, राइट. एंड हमारा एवरेज आउटपुट या एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, और मार्जिनल आउटपुट या मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है. तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, इट इज़ द आउटपुट डिराइव्ड फ्रॉम ऑल फैक्टर्स. जितना भी सारे फैक्टर से, फिक्स से या वेरिएबल से जो हमने एम्प्लॉय किए प्रोड्यूसर ने, तो जो उससे आउटपुट निकल रहा है सारे फैक्टर से, वो हमारा टोटल प्रोडक्ट है. इट इज़ ऑल्सो सम ऑफ मार्जिनल आउटपुट. फिर हमारा एवरेज क्या है, इट कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल आउटपुट बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड. मतलब डिवाइड कर दिया हमने टोटल आउटपुट किससे, जो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय है उससे. और फिर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल आउटपुट क्या कह रहा है, वो आउटपुट है जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर unit. Now here in this we have here in this we have this isoquant and isocost curve. So isoquant curve जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करता है हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमारे हो सकते हैं. जैसे कॉम्बिनेशन हमने एक दिखाया फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई का. ए में हम कॉम्बिनेशन में दिखा रहे हैं हमारे पास 12 लेबर एंड 1 कैपिटल है, एंड टोटल आउटपुट जो हमारा आ रहा है वो 100 ही आ रहा है. फिर अगर हम लेते हैं कॉम्बिनेशन बी जिसमें हम 8 लेबर लेते हैं और 2 कैपिटल लेते हैं, तो भी हमारा आउटपुट 100 आ रहा है, और इसमें भी. तो ये ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, जितने भी हमारे टोटल आउटपुट निकालने के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारा आइसोक्वेंट कर्व हमें दिखाता है. ईच आइसोक्वेंट कर्व जो है रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट. तो जो आइसोक्वेंट मैप है एक नंबर ऑफ आइसोक्वेंट जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डिफरेंट अमाउंट ऑफ आउटपुट, राइट. देन वी हैव जैसे हम इसमें दिखा सकते हैं हमारा अलग अलग लेवल ऑफ जो आइसोक्वेंट मैप दिखा रहा है. अब आ जाता है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS. MRTS क्या है हमारे पास. नाउ MRTS में बेसिकली क्या होता है, जो रेट होता है ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये वो रेट है जिस पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर अनदर एट द मार्जिन विदाउट अफेक्टिंग एनी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. भाई आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा और हमने उसको दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो क्या हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस isoquants. Then we have isocost line और isocost curve. So isocost line क्या होती है हमारी, isocost line जैसे हमारी एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है टू द बजट और प्राइस लाइन ऑफ द कंज्यूमर. जो हमारी बजट लाइन या प्राइस लाइन जो होती है हमारी उसके पैरेलल होती है हमारी आइसोक्वेंट लाइन, आइसोकॉस्ट लाइन सॉरी. और ये क्या इंडिकेट करती है, the different combinations of the two inputs which the firm can purchase at given prices with a given outlay. So it show two things, दो चीज़ें हमें दिखाती है क्या क्या, एक तो prices of two inputs और एक total outlay of the firm
दोनों चीज़ें हमें दिखाएगी। तो हर आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो शो करेगी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जितने भी बन सकते हैं दो फैक्टर्स के, जिसको हम परचेज कर सकते हैं विद अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी एट अ गिवन प्राइस ऑफ ईच यूनिट, राइट? So we can draw isocost line on the basis of imaginary example, like we have example like we have suppose a producer want to spend 3,000 रुपये वो स्पेंड करना चाहता है। उसको एक फैक्टर परचेज करना है एक्स और वाई, दो चीज़ें उसको परचेज करनी है एक्स और वाई, और उसके पास 3,000 रुपये है। अगर जो एक्स का जो प्राइस है वो है 100 रुपये पर यूनिट, तो वो परचेज करेगा 30 यूनिट उसकी, राइट, एक्स की। और सिमिलरली अगर प्राइस है वाई का 50 रुपये, ही कैन परचेज 60 यूनिट्स ऑफ वाई। तो जब 30 यूनिट्स वो खरीदेगा एक्स की आर रिप्रेजेंटेड ऑन ओ वाई एक्सिस, जो हमें दिखाई है हमारी वर्टिकल एक्सिस पे ओ वाई पे, एंड 60 unit of factor y that are represented on x-axis. So we get 2 points A and B here. If we join these 2 points A and B, then we get the isocost line. अगर हम इस हमें पास ये 2 पॉइंट आ जाएंगे A और B, अगर हम इस A और B पॉइंट को जोड़ दें तो हमारे पास आइसोकॉस्ट लाइन बन जाएगी। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है वो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के दैट कैन बी परचेज विद ₹3,000। नाउ जो आइसोक्वेंस जो हमारी आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाएगी राइट पे। अगर प्रोड्यूसर इंक्रीज कर देगा उसका आउटले 3,000 से 4,000 तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी एंड M1, एंड अगर वो कॉन्ट्रारी अगर वो डिक्रीज कर दे 2,000 पे तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी आइसोकॉस्ट लाइन। तो जो स्लोप है आइसोकॉस्ट का वो रिप्रेजेंट करता है रेशो क्या है ऑफ प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ फैक्टर एक्स टू द प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ फैक्टर वाई। सो इन केस जो प्राइस जो है ऑफ एनी ऑफ देम चेंजेस, देयर वुड बी अ corresponding change in the slope and position of isocost line. Now we have producers. Now we'll move to the next topic, that is long run production function. So long run production function पे क्या होता है बेसिकली, जो हमारे लॉन्ग रन में क्या होता है हमारे सारे फैक्टर इनपुट चेंज होते हैं इन द सेम प्रोपोर्शन, तो इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है कि लॉन्ग रन फिनोमिना है। इस केस में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं जो हमारा चेंज हो रहा है आउटपुट में, जब हमारे सारे फैक्टर इनपुट आर चेंज और मेड अवेलेबल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो जो इंक्रीज हो रहा है हमारा स्केल में, इसका मतलब क्या है कि ऑल फैक्टर इनपुट्स आर इंक्रीज इन दी सेम प्रोपोर्शन। इन रिटर्न टू स्केल all the necessary factor input are increased or decreased to the same extent, so that whatever the scale of production, the proportion among the factor remains the same, right? So there are 3 phases of return to scale. 3 phases है हमारे पास return to scale के. So generally speaking we study the behavior pattern of output. हम कब स्टडी करते हैं बिहेवियर पैटर्न पढ़ते हैं आउटपुट का, जब सारे फैक्टर जो होते हैं इनपुट के वो इंक्रीज होते हैं सेम प्रोपोर्शन में अंडर रिटर्न टू स्केल। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्वेश्चन किया कि वैलिडिटी ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या ऑन द ग्राउंड दैट ऑल फैक्टर इनपुट कैन नॉट बी इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एंड द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर इनपुट कैन नॉट बी केप्ट यूनिफॉर्म, बट इन सम केसेस it is possible that all factor input can be changed in the same proportion and the output is studied when the input is doubled or tripled or increased 5-fold or 10-fold. तो जो ऑर्डनरी पर्सन है वो ये सोच सकता है कि व्हेन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट जब इंक्रीज हो जाएगी 10 टाइम्स तो आउटपुट भी 10 टाइम्स बढ़ेगा, लेकिन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट? सो बेसिकली वी नोट बेसिकली जो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है हमारे पास, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। जो हमारी जो क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो है वो इंक्रीज होती है इन द सेम प्रोपोर्शन, स्केल ऑफ आउटपुट और रिटर्न टू स्केल में भी ईदर मोर देन इक्वल
इक्वल और लेस देन इक्वल, भाई जो भी हमारा जो हमें रिटर्न मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है रिटर्न टू स्केल पे, वो इक्वल से ज़्यादा भी हो सकता है। भाई 10% हमने क्वांटिटी ऑफ इनपुट इंक्रीज़ किया है, तो हमें हो सकता है 10 टाइम्स हमने क्वांटिटी ऑफ इनपुट इंक्रीज़ किया, तो हो सकता है हमें 10 टाइम्स से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, हो सकता है 10 टाइम्स ही मिले और हो सकता है उससे कम मिले, right? So thus when the scale of output is increased, we may get increasing return, constant return or the diminishing return to scale. मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया जब क्वांटिटी जितने ही फैक्टर इनपुट किए वो इंक्रीज होते हैं गिवन प्रपोर्शन में, एंड आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट में जितना कि ये सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा, और डिमिनिशिंग में जो होगा लेस देन प्रोपोर्शनैलिटी इंक्रीज होगा आउटपुट। नाउ now it is clear. Now we come to the next topic, that is this economies of scale. Economies of scale क्या होता है हमारे पास? economies of scale क्या होता है? benefit that accrue to a firm as a result of increase in its scale of production. तो जो स्टडी है हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, वो एसोसिएटेड है किसके साथ? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के साथ, जब हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो टुडे देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन ऑन ए लार्ज स्केल बेसिस। तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है बेनिफिशियल भी है और इकोनॉमिकल भी है नेचर में, इसलिए जो एडवांटेजेस और बेनिफिट जो एक हमें मिलते हैं एक फर्म से, किस वजह से? इंक्रीज इन इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। भाई हम इतनी प्रोडक्शन बढ़ा दें कि जो हमारी कॉस्ट कम हो जाए और हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस पे हम अपने कंज्यूमर को दे पाए, मतलब जो भी हम उससे बेनिफिट होते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करने से, दैट वी कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ वी हैव इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसको हम रियल इकोनॉमीज भी कहते हैं, एंड वी हैव economies of then we have the internal economics। बेसिकली क्या होती है? वो इकोनॉमी होती हैं जो अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल फर्म टू इकोनॉमिनाइज इट्स कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को इकोनोमाइज करना, वो इकोनॉमीज होती है हमारी इंटरनल इकोनॉमीज। जो किस वजह से अराइज होती है इकोनॉमीज? एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म टू इकोनोमाइज इट्स कॉस्ट। फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नो, सब कुछ इम्पोर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं हमारे इंटरनल इकोनॉमिक्स के, क्या क्या है? एक तो इंटरनल इकोनॉमी राइज होती है विद इन और इनसाइड अ फर्म, फिर ये राइज होती है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल फैक्टर्स या स्पेसिफिक एफर्ट ऑफ वन फर्म, yeah, they are particular to a firm and enjoyed by only one firm. They arise due to increase in the scale of production. They are independent on the size of the firm. Now there are different kinds of internal economics, like we have technical economics, we have economics of superior techniques, we have economics of increased dimension, we have economics of linked process, economics arising out of research and products, inventory economics, then we have managerial economics, then we have financial economics, we have labor economics, we have transport storage economics, overhead economics, economics of vertical integration, risk bearing. So these are different kinds of economics. तो इंटरनल इकोनॉमिक्स ये थी हमारी। फिर आ जाती है हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, इसको हम पेक्यूनियरी इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है विच एक्रू टू द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंशन इन द आउटपुट ऑफ होल इंडस्ट्री, एंड they are not dependent on the output level of individual firms। कह रहे कि जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स होती है, तो इंटरनल पढ़ी, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या है? वो इकोनॉमी होती है जो हमें एक्रू करती है, कब? उन फर्म्स को मिलती है इसके हिसाब से जब एक्सपेंशन होता है हमारे आउटपुट में, हमारी पूरी इंडस्ट्री के आउटपुट में, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी आउटपुट लेवल ऑफ। भाई इंडिविजुअल फर्म का कितना आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, पूरी इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल शू इंडस्ट्री है तो उसमें रीबॉक को कितना मिल रहा है, एडिडास को कितना, अलग अलग फर्म को नहीं देखेगी, पूरी शू इंडस्ट्री में देखेगी कि उसको कितना आउटपुट लेवल उसका इंक्रीज हो रहा है।
दैट इज एक्सटर्नल इकोनॉमी। मतलब इंटरनल में जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो हमारे इंडिविजुअल फर्म क्यों जो की वजह से जो भी हमारी इकोनॉमी राइज होती है, और एक्सटर्नल में जो हमारी पूरी इंडस्ट्री की वजह से जो हमारी इकोनॉमी राइज होती है। तो एक काइंड ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी जैसे हमारे पास है इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इकोनॉमीज ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, इकोनॉमीज ऑफ फिजिकल फैक्टर। सो बेसिकली आउटसाइड दी फर्म होती है, राइट। इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर है हमारे पास। अब आ जाती है हमारे पास वी हैव इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। अब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये वो बेनिफिट्स हैं जो अराइज होते हैं एक फर्म को व्हेन इट प्रोड्यूसेस मोर देन वन प्रोडक्ट जॉइंटली रेदर देन प्रोड्यूसिंग टू आइटम सेपरेटली बाय टू डिफरेंट बिजनेस यूनिट। जब वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब दो प्रोडक्ट इकट्ठे बनाती है जॉइंटली, रेदर देन कि दो अलग अलग आइटम वो अलग अलग बिजनेस यूनिट बनाए, वो जॉइंटली एक ही जगह दो आइटम बना देती है। सो इस केस में क्या था, जो बेनिफिट जो होते हैं जॉइंट आउटपुट के ऑफ अ सिंगल फर्म है ग्रेटर देन बेनिफिट ऑफ इट्स टू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस सेपरेटली बाय टू डिफरेंट फर्म्स। तो ऐसे बेनिफिट जो राइज होते हैं इन अकाउंट ऑफ जॉइंट यूज ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, जॉइंट मार्केटिंग एफर्ट लगे, जॉइंट फैसिलिटीज़ यूज़ होगी हमारी प्रोडक्शन की, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यूज़ हो गया, सेम स्टाफ यूज़ हो गया। तो समटाइम्स जो प्रोडक्शन होती है वन प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर बाय प्रोडक्ट लीडिंग टू अ रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है, सॉरी स्कोप जो है, वो रिजल्ट करती है, बहुत सारी सेविंग होती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट की, और इसको हम मेजर कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ। एस सी दैट इज सेविंग कॉस्ट इज इक्वल टू सी Q1 that is cost of producing output Q1, CQ2 is cost of producing output Q2, and CQ1 Q2 is joint cost of producing both the outputs. Like we can take an example to simplify this equation. Like अगर एक फर्म प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट ए और बी अलग अलग सेपरेटली, तो जो कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ ए का प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है वो है 8,000 रुपीज़। 100 यूनिट अगर ए के प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ बी इज 5,000। तो इफ़ द फर्म प्रोड्यूसेस बोथ प्रोडक्ट्स ए एंड बी जॉइंट, अगर ए और बी को दोनों को इकट्ठा जॉइंट करती है, जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है ₹10,000। सो वन कैन फाइंड आउट सेविंग कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारी फर्स्ट को जो Q1 को निकालने की कॉस्टिंग क्या थी 8,000, प्लस हमारी Q2 को निकालने की कॉस्ट क्या थी 5,000, माइनस जो हमारी 1 और 2 को जॉइंटली निकालने की दैट इज़ 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। सो इसको हम कर सकते हैं 8,000 प्लस 5,000 इज 13,000 माइनस 10,000 दैट इज 3,000 डिवाइड बाय 10,000 दैट इज 0.3। तो इस केस में जो जॉइंट कॉस्ट है हमारी 10,000 वो लेस देन है सम ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट से, दैट इज 13,000। दस जो एक फर्म ने सेव किया 3% कॉस्ट इफ इट प्रोड्यूसेस बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी जॉइंटली, हेंस the saving cost is more than 0. Now we have diseconomies of scope. Now diseconomies of scope क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। वो डिसएडवांटेजेस हैं जो अकर होती हैं जब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट जॉइंटली आर कॉस्टलियर देन प्रोड्यूसिंग देम इंडिविजुअली। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल तब आता है जब हम दो प्रोडक्ट जो जॉइंटली जैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ सेव हुआ, राइट। लेकिन अगर हमें इससे लॉस होता है कुछ, तो वो हमारी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ सेम मशीनरी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस टू वुड्स टुगेदर। एक ही मशीनरी से हम दो वुड्स को इकट्ठे नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमें दो अलग अलग मशीनरी लेनी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो स्ट्रेनली बढ़ जाएगी। दैट इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप। नाउ वी आर शोइंग डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो कनेक्टेड है विद इंक्रीज और डिक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, बढ़ रही है स्केल ऑफ प्रोडक्शन घट रही है। और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में क्या होता है, इट इज़ कनेक्टेड विद इंक्रीज और डिक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, राइट।
देन यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में हम डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल शो करता है हमारा चेंज इन आउटपुट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या दिखाता है, चेंज इन आउटपुट ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज एसोसिएटेड विद सप्लाई साइड चेंजेस इन आउटपुट, एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप इज एसोसिएटेड विद डिमांड साइड चेंजेस इन आउटपुट। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इंडिकेट करता है हमारा सेविंग इन कॉस्ट ओइंग टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमें दिखाता है सेविंग्स इन कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, जो भी हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग लगेगी, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, कंपोनेंट लगेगी, मशीनरी लगेगी, तो उसमें टोटल मनी एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रेफर करते हैं हम कि हमारे टोटल मनी एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, बोथ हमारे एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी, मतलब एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, इनकट बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, राइट। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं, इट रेफर टू टोटल मनी एक्सपेंसेस इनकट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बाय द प्रोड्यूसर। तो जितना भी इसको टोटल मनी उसकी एक्सपेंड हुई प्रोड्यूसर की, टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रोड्यूसर निकालने के लिए, राइट, वही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ हमारे पास है, हमारे अलग अलग काइंड के कॉस्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट वगैरह। नाउ वेरिएबल ऑफ कॉस्ट फंक्शन क्या होता है हमारे पास। So before going to this variable of cost function, we'll discuss the different kinds of cost concepts. अब जैसे हमारे पास मनी कॉस्ट है और रियल कॉस्ट है। मनी कॉस्ट क्या है, अब हमारे पास जब व्हेन कॉस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमारी मनी कॉस्ट हो जाती है, इट रिलेट टू मनी आउटले। जब हम एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल या मेंटल एफर्ट जो हमने लगाए हैं इन मेकिंग अ प्रोडक्ट, वो हमारी रियल कॉस्ट हो जाती है। इम्प्लिसिट होती है हमारी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच आर इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट एंड आर पेड बाय एंटरप्रेन्योर टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग हिमसेल्फ। जैसे हमने रेंट दिया, वेजेस दी, इंटरेस्ट दी, प्रॉफिट दी, यूटिलिटी एक्सपेंसेस दिए, रॉ मटेरियल की पेमेंट दी, ये सारी हमारी क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो वो पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट पे के लिए, ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है हमारी, दे आर दी अर्निंग्स ऑफ ओनर एम्प्लॉयड सोर्सेज, उसके खुद के जो उसने अपने सोर्सेज लगाए हैं उसकी जो अर्निंग उससे हुई है वो उसकी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिर है हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, वो एक्सपेंसेस जो इनकर होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग अ कमोडिटी और सर्विस बाय अ फर्म, जैसे वेजेस हमने पे करी वर्कर को, expense on raw material, power, fuel and other type of inputs, they can be exactly calculated and जो exactly हम calculate कर सकते हैं और accounted कर सकते हैं किसी भी difficulty में, हमारी actual cost है। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ऑफ ए गुड और सर्विस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू which could have been earned by employing that good or service in some other alternative uses, right. Then we have direct cost and indirect cost that we know, past and future cost, marginal incremental cost. Then we have fixed cost and variable cost that we also know. Then we have some determinants of cost. We have technology, rate of output, size of plant, price of factor, stability of output, law of return, time period. These are the some determinants जिससे हम cost को determine कर सकते हैं। फिर है हमारे पास cost output relations. Now cost function as we have already know कि जो relation होता है cost और output के बीच में उसको टेक्निक हम डिस्क्राइब करते हैं cost function। जैसे हमने प्रोडक्शन और आउटपुट के बीच में निकाला था, ऐसे हम cost और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप निकालते हैं उसको cost function कहते हैं। नाउ जो cost function है वो 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट इज द प्रोडक्शन फंक्शन।
तो प्रोडक्शन फंक्शन जैसे हम जानते हैं, फर्म इफ़ अ फर्म इज़ एबल टू प्रोड्यूस हायर आउटपुट विद अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ इनपुट, इन दैट केस जो कॉस्ट फंक्शन है वो चीपर हो जाता है एंड वाइस वर्सा, राइट। अगर मार्केट प्राइस, एक सेकंड क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मार्केट प्राइस क्या है हमारे इनपुट्स का, अगर जो मार्केट प्राइस हमारे डिफरेंट फैक्टर इनपुट का हाई है तो कॉस्ट फंक्शन भी हायर हो जाता है, और कम है तो कम हो जाता है। पीरियड ऑफ टाइम जो है चीपर हो जाता है लॉन्ग रन में और कॉस्टलियर हो जाता है शॉर्ट रन में। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। सो जो हमारा कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप है शॉर्ट रन में वो कैसा होता है, जो कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप है शॉर्ट रन में वो रेफर करता है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन जहाँ पे जो हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड होता है बाय द फिक्स प्लांट एंड इक्विपमेंट। हेंस जो हमारी कॉस्ट ऑफ फर्म है शॉर्ट रन में उसको हम डिवाइड कर देते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। और जो हमारा कॉस्ट शेड्यूल है वो एक स्टेटमेंट है हमारी वेरिएशन इन कॉस्ट जो हो रही है, जो हमें कहाँ से रिजल्ट में मिलती है, वेरिएशन इन द लेवल ऑफ आउटपुट, और ये शो करता है रिस्पॉन्स ऑफ कॉस्ट टू चेंजेस इन द आउटपुट, दैट इज कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन द शॉर्ट रन। सो देन हमारा पास आ जाता है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट होती है हमारी टोटल मनी एक्सपेंस हम करते हैं, हमें फिक्स इनपुट जो हमने लगाए शॉर्ट रन में उसमें जो भी हमारी मनी एक्सपेंड हुई हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट को हम निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल निकाल के जो फिक्स इनपुट पे हमने लगाई है वो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है, ऐसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन टोटल कॉस्ट इज़ द एग्रीगेट मनी एक्सपेंडिचर, जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को ऐड करके जो हमारी बनेगी वो हमारी बनेगी टोटल कॉस्ट। देन वी हैव the average fixed cost that we have discussed, fixed cost per unit of output, right? So average fixed cost हम निकाल सकते हैं total fixed cost divide by the quantity या फिर cost per unit, right? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। Then we have average cost is cost per unit of output, right? Total cost divided by the quantity or the unit of output. Marginal cost is additional cost incurred due to produce an additional unit. एंड मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो हमारी कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी, राइट, टोटल आउटपुट और क्वांटिटी। देन वी हैव, अब हमारे पास आता है कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, हमने शॉर्ट रन में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन में कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप कैसा होता है। सो इन द लॉन्ग रन जो हमारा डिस्टिंक्शन है हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो डिसअपियर हो जाता है, जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट सारी वेरिएबल हो जाती है लॉन्ग रन में। तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो सिर्फ कंसीडर करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है इज द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। अगर हम सिर्फ वही कॉस्ट लेके चलते हैं सिर्फ एवरेज कॉस्ट को ही, तो वही हमारी टोटल कॉस्ट है, तो उसको हम इस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व थ्रू शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व पे जो हमने बनाया है इस पर अगर हम एक बड़ा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बना दें तो हम लॉन्ग रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं एज शोन इन दिस ग्राफ। नाउ जैसे हम देख सकते हैं SAC1, SAC2, SAC3 क्या है, सारे शॉर्ट रन हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट है। तो शॉर्ट रन कर्व्स दिखा रहा है, अगर इन सबको मिला के हमने एक लॉन्ग रन LAC दिखा दिया, दैट इज शोइंग द लॉन्ग रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट वी हैव द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे शो कर सकते हैं, जैसे जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, जो हमने दिखाया LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व,
राइट. सो LAC से LAC जो हमने पिछले डायग्राम में बनाई है, तो जस्ट एज दी SMC, जैसे हमारे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो रिलेटेड है हमारी SAC से, तो सिमिलरली हमारी LMC भी रिलेटेड है हमारे LAC से. देयरफॉर वी कैन डिराइव दी LMC डायरेक्टली फ्रॉम दी LAC. जैसे हमने देखा कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट जो है शॉर्ट रन की और मार्जिनल कॉस्ट की वो इंटरसेक्ट कर रही है. ऐसी जब हमारा बड़े पे, जब हमारी लॉन्ग रन में जब इंटरसेक्ट करेगी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट पे, वो हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी. लाइक इन दिस डायग्राम जो हमारी LAC कर्व है वो ड्रॉ है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉसिबल प्लांट साइजेस. कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास 3 डिफरेंट SSC कर्व आ गए हैं, SSC1, SSC2, SSC3. ये रिप्रेजेंट करें हमारे पास 3 डिफरेंट स्केल ऑफ आउटपुट. फॉर आउटपुट OM3 अगर हमें आउटपुट चाहिए तो जो AC है वो कितना होना चाहिए, L2M2 होना चाहिए. L2M2, this the center one, and the short run as well as in the long run. तो जब हम आउटपुट को एक्सपैंड करेंगे OM3 पे, ये हमें एक हायर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देगा K3. M3 जो है वो शॉर्ट रन है AC, शॉर्ट रन AC बिकॉज स्केल ऑफ प्रोडक्शन वुड रिमेन कांस्टेंट इन दी शॉर्ट रन. लेकिन जो हमारा सेम आउटपुट हमारा OM3 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ L3M3 इन दी लॉन्ग रन, since the scale of production can be modified according to the requirements, right. जो हमारा डिस्टेंस है हमारा K3 L3 का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, K3M3, राइट, सॉरी K3 L3. और जो सिमिलरली जब आउटपुट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे हम OM1 पे, तो जो हमारा शॉर्ट रन में, तो K1M1 जो है हमारा वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बन जाएगी. L1M1 जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन जाएगी. और K1L1 जो है वो इंडिकेट करेगी डिफरेंस जो हमारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. इफ़ वी जॉइन पॉइंट L1, L2 and L3, we will get the LAC curve. Now there are some question for you now. So जो हमारा the first is in the short period only which factor inputs are changed, and the second is in the long run all costs are what. So that's all for today's session. Thank you so much. Happy learning.